Good afternoon, class. Welcome to our session. So, I hope you all are good. So, we are going to start the case study of chapter number 2, Principle of Management case study. Okay, मैंने कुछ केस स्टडीज इसकी निकाली। ये आपको यही है कि मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लास्ट तक चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने करवाया, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको परसों करवाए थे, कल तो क्लास नहीं ली। बट आज से हम लोग फोकस करते हैं कि केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करने हैं और क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है। अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे तो अपने आप आंसर्स भी क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, तो पहली केस स्टडीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। ठीक है, तो रीड द क्वेश्चन, देन यू विल गिव मी द आंसर नेक्स्ट आफ्टर आई रीड द क्वेश्चन। ओके, यू आल्सो रीड द क्वेश्चन with me. Rajiv is a middle level manager. He keeps all his subordinates under a lot of discipline. His employees, however, complain of wastage of time and efforts as they feel that nothing is being assigned in a proper way and a proper place. Also, no proper schedule is made for working. Which principle of management violated here? अब राजीव जो है एक मिडिल लेवल मैनेजर है। वो क्या कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेट करते हैं सारे के सारे जो अंडर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स होते हैं, वो सब हैंडल करते हैं। हिज एम्प्लॉयज़ हावर कंप्लेन, जो कंप्लेन आ रही है वेस्टेज ऑफ टाइम की, एफर्ट्स की, कि वो फील नहीं कर रहे हैं, नथिंग इज बीइंग इन असाइन इन अ प्रॉपर वे, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, एंड प्रॉपर प्लेस, ना ही प्रॉपर वे में काम हो रहा है, ना ही प्रॉपर प्लेस में काम हो रहा है। आल्सो नो प्रॉपर शेड्यूल इज मेड फॉर वर्किंग, ना ही कोई शेड्यूल प्रिपेयर किया गया है, ना ही उस एम्प्लॉय की जगह हमें पता है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है। एक बंदा होता है ना कि हाँ, उसको हमने एक जगह दी है, वो वहीं पे होना चाहिए, उस जगह अवेलेबल। शेड्यूल भी नहीं है, प्रॉपर वे में उसको काम भी नहीं कर रहा है, वेस्ट कर रहा है वो टाइम। ठीक है, तो देयर इज नो, नथिंग इज बीइंग असाइन इन अ प्रॉपर वे एंड अ प्रॉपर प्लेस। ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल भी नहीं कर रहा है काम को। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हेयर? कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इधर वायलेटेड हो रहा है, बताओ। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है यहाँ पे वायलेटेड किया जा रहा है? ना ही लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन, तो चलो अंडर अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन में वो काम करता है, बट जो एम्प्लॉय है वो वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा है, फील भी नहीं कर रहा है, ना एफर्ट्स दे रहा है अपने काम को, ना ही उसका जाइन है कि वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है, ना ही उसकी कोई जगह है, वो कहीं पर भी जाकर इधर उधर बैठ रहा है। ठीक है, ना ही उसका कोई प्रॉपर शेड्यूल है काम करने का। तो जब यही सब नहीं होगा, जब यही सब हैंडल नहीं करेगा, तो वो काम कर पाएगा नहीं। मैंने आपको इसका बताया था कि क्या कौन सा ऐसा प्रिंसिपल इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, याद हो तो। आंसर इज ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज वायलेटेड हेयर, फॉर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, फॉर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से दैट एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी एट अ प्लेस। हर किसी को उधर होना चाहिए, जो ऑर्डर दिया गया है उस चीज़ को मान लेना चाहिए। तो उसका किसका प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल फ्योर का है? ऑर्डर है इसका। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए, उस जगह पे प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपका वर्क प्रॉपर वे में आप वो काम करना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। क्लियर है? इसका आंसर क्या है? ऑर्डर। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजेश वॉन्ट्स टू बिकम एन आइडल मैनेजर है। फॉर हिज बुक मैनी मैनेजमेंट बुक्स, बहुत सारी रीड्स कर चुका है मैनेजमेंट बुक्स। ठीक है, आफ्टर रीडिंग वेरियस ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस ही प्रिपेयर फॉर टू अप्लाई देम एंड मेक हिज वर्क more meaningful. The necessary outcome will is improved output. Which concept of management has been highlighted here? अब राजीव जो है हेल्प कर रहा है, क्या हाईलाइट कर रहा है? आइडल मैनेजर है, कुछ रीड्स बुक्स रीड करता है,
आफ्टर वो जब रीडिंग कर लेता है वेरियस ब्रॉड एंड कुछ गाइडलाइंस जनरल प्रिपेयर करता है अपने लिए, अपने काम के लिए, ताकि जो मुझे मेरे को जो अपने वर्क के अकॉर्डिंगली मुझे आउटपुट जो मिले वो मेरे काम है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाईलाइटेड किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको जनरली गाइडलाइंस दी जा रही हैं, आपको हर चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। अब सपोज़ मैं आपको बताऊं, तो मैंने बोला कि एक एम्प्लॉय ने, मैनेजर ने उसको बोला अपने एम्प्लॉय से कि आपको अपना काम, उसने कुछ मैनेजमेंट की बुक्स रीड करी। एक नए नए फ्रेशर्स एम्प्लॉयज़ आते हैं ना, तो उसने एक उसको काम दिया कि आप थोड़ी पहले रीड, एक आइडियल मैनेजर्स बनने के लिए आप कुछ मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ लो, उसके अंदर से कुछ गाइडलाइंस ले लो, ब्रॉड वेरियस जो भी आपने पढ़ा आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, देन अप्लाई कर दो कि हाँ मैं अब समझ गया हूँ कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है अपने आउटपुट के लिए, जो मुझे मैनेजर, एक आइडल मैनेजर बन सकूँ मैं जिससे। ठीक है, तो एक ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का जहाँ यहाँ पे हाईलाइटेड किया जा रहा है। तो यही है कि अगर हम लोग कुछ बनना चाह रहे हैं, एक आइडल मैनेजमेंट हम लोगों से कहा है कि हाँ उसके अंदर से हम लोग पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। अब आप लोग बुक्स पढ़ते हो, राइट, नॉवेल्स पढ़ते हो, या जो हम लोग स्कूल की बुक से पढ़ते हैं उसके अंदर से भी हम लोग कुछ सीखते हैं, राइट, कि हाँ ये चीज़ है, उसके अंदर से हम कुछ गाइडलाइंस ले लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं नोट्स बनाकर। तो इसमें भी यही है कि वो कुछ सीखना चाह रहा था, तो इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट यही यूज़ हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडेंस विच हेल्प एम्प्लॉयज इन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर इसका एम्प्लॉयज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, इनका बिहेवियर चेंज होता है और वो डिसीजंस लेने में अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, जितना अच्छा डिसीजंस लेंगे उतना वो अच्छे से वैल्यूएबल कर पाएंगे। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पक्का एम्प्लॉयमेंट इज अ कंपनी विच टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय शुड ऑलवेज बी एट पीक। ठीक है, पक्का एम्प्लॉयमेंट है एक कंपनी जो टेक केयर करती है सारे कॉन्फिडेंस एम्प्लॉयज़ को जो पीक पे होते हैं। फॉर दिस रीज़न दे गिव श्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम। अब जो ये लोग सिक्योर श्योरिटी देते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिनिमम फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम हमें देना चाहिए। ठीक है, वो पिक पे होते हैं, मतलब उनको श्योरिटी होती है, वो कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ ये काम कर लेंगे, ये ध्यान रख लेंगे। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जल्दी से बताओ। कि टेक केयर किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस हो कि हाँ एम्प्लॉयज़ एक टाइम पर आकर, एक पीक पे आकर वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फिक्स्ड हो रही है यहाँ पे। The principle of management is followed by stability of personnel. Stability of personnel क्या बताता है? Stability of personnel यही बताता है कि आप लोग प्रॉपर कैसे, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि स्टेबिलिटी ऑफ वर्कर्स क्या बताती है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियोस देखना, उसके अंदर समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या रीड किया था। नेक्स्ट पे आते हैं। A floor manager of a mall is very capable as he utilize all the function of management. अब एक फ्लोर मैनेजर है मॉल का जो कैपेबल है, अपनी फंक्शंस को यूटिलाइज कर रहा है और अपने अकॉर्डिंगली। ही ले स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग म्यूचुअली ट्रस्ट है उसका, स्पिरिट है कॉपरेशंस की अमंग्स द एम्प्लॉय। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं म्यूचुअली उन पर ट्रस्ट करूँगा, स्पिरिट होगी, कॉपरेट करूँगा अगर एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ऑलरेडी मेरा काम अच्छा होगा। Under his guidance, the employees admit that they learn a lot and are able to meet their target. अब गाइडेंस के अकॉर्डिंगली क्या है एम्प्लॉयज़ का कि वो एडमिट करते हैं कि हाँ हम लोग कुछ नया ही सीखेंगे, हम लोग जब मिलेंगे, हमें कोई टारगेट्स मिलेंगे तो हम कुछ नया ही सीखेंगे। लर्न अ लॉट, आर एबल टू मीट देयर टारगेट।
दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन देयर सैलरी। इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे कि हम लोग जो सीखेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो सैलरीज भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। Attentive with the principle of FOIL followed by the flow manager in the above case। अब फ्योल क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल फ्योल ने जो फ्लोर मैनेजर इन द अबव केस जो बताया गया वो क्या है कि जो है ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, स्पिरिट है, कॉपरेट किसके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। हम लोग कुछ सीख रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। जितना हम लोग कुछ सीखेंगे, लर्न अलॉट करेंगे, उतना ही हम लोग को अपने टारगेट्स कंप्लीट करने में अचीव होगा, उतना ही हम अपनी सैलरीज को इंक्रीज कर पाएंगे डे टू डे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फ्योल ने प्रिंसिपल यूज़ किया था, एस्पिरिट दे कॉर्प्स। एस्पिरिट दे कॉर्प्स में मैंने आपको यही बताया था कि क्या था, ट्रस्ट और स्पिरिट होना, कॉपरेट कर कर चलना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी बनी रहेगी तो एम्प्लॉयज़ के साथ तो इजी रहेगा, यूनिटी होगी तो हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपना काम बहुत ईजिली कर पाएंगे। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर इसका यहाँ पे नहीं है। द प्लांट सुपरिटेंडेंट ऑफ अ कंपनी इज़ वेरी सैड। तो प्लांट सुपरिटेंडेंट था कंपनी का, बहुत सैड था। व्हेन ही वाज ऑन लीव ही वाज एक्सपेक्टिंग हिज सबऑर्डिनेट टू टेक द रिमेनिंग वर्क टू द फिनिश। अब वो सैड क्यों था कि व्हेन ही वाज, जब कुछ लोग लीव पे चल जाते वो एक्सपेक्ट करते थे कि जो सबऑर्डिनेट्स है वो रिमेनिंग वर्क अपना काम फिनिश कर जो उनको दिया गया। However, he finds a new way of dealing with this problem। जब उसने एक न्यू वे शुरू किया कि डील करना शुरू किया अपने प्रॉब्लम्स के साथ, he developed a system of suggestion building from the side of worker। उसने अपने सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया साथ साथ, कि वो जैसे जैसे वो अपने साथ साथ बिल्डिंग को डेवलप करेगा, साइड साइड वर्कर्स को भी देना पड़ेगा। For this suggestion, complaint box is to be kept where the workers can drop their advice and hence take steps from their side। अब उसने कहा कि ऐसी कुछ सजेशंस या कंप्लेंट बॉक्स बनाने पड़ेंगे जो वर्कर्स अपनी ड्रॉप करेंगे अपनी एडवाइस, और जो भी हम लोग को स्टेप लेना होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेप बाय साइड हम लोग स्टेप लेते रहेंगे। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड हेयर ऑफ लेड बाय द प्लांट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अब इसमें क्या बताया कि अब हम लोग जो करेंगे सुपरिटेंडेंट को इसके अंदर कि वो सैड है, अब हमें काम कैसे करना है उसके वर्क के अकॉर्डिंगली, तो वो हमें कैसे डील करनी है अपनी प्रॉब्लम्स को, वो हमें बताना है। तो जब हम लोग अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, बताएंगे, अगर वर्कर्स अपने अकॉर्डिंगली बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस चीज़ को देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो लेड बाय द प्लांट सुपरिटेंडेंट किया जा रहा है? आंसर इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इनिशिएटिव नॉट फॉलोड एंड एस्टेब्लिशमेंट सजेशन, कि वो फॉलो जब करेगा, इनिशिएट करेगा कि हाँ वो काम करना ही करना है, आप स्टेप बाय स्टेप जब चलोगे तो काम अपने आप ही होगा। तो वो फ्योल का कहने का मतलब यही है कि हम लोग इनिशिएटिवली जब हम लोग चलते हैं तो उसको हमें कैसे क्रिएट करना होता है। ओके, पहले आप ये वाला एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लो। मैं क्वेश्चन आपको ये वाला फर्स्ट वाला एक बार देकर जा रही हूँ, एक बार रीड आउट कर लो, देन मैं आपको जो एक्सप्लेन करना है मैं आपको एक बार करती हूँ। ठीक है, एक बार पहले से फर्स्ट आप लोग जल्दी से एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक बार बता देती हूँ कि ऑर्डर मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर केसेस में ऑर्डर जो हम लोगों ने बताया कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें उसी टाइम पे अवेलेबल उस जगह पे रहना है। ठीक है, इनिशिएटिव में क्या था, जब हम लोग एक गुड कंपनी में होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, आंसर इज इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या था कि जब वर्क हम लोग इनकरेज डेवलप करने की सोच रहे हैं, इम्प्रूवमेंट करने की सोच रहे हैं, जब हम लोग एक फर्स्ट स्टेप लेते हैं किसी चीज़ का, सेल्फ मोटिवेशन का, तो हम एक एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि हाँ हम लोग एक अच्छी कंपनी में काम जब करेंगे तो हमें टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगे, इससे हमारा काम भी ईजिली
खोज। क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? यहाँ तक क्लियर है किसी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे एक बार बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो एक बार देख लो। अभी हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं करवाए अभी मैंने, तो देख लो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन याद है ना किसी को क्या था? जब हम लोग सेलेक्ट करते थे, अपॉइंटमेंट करते थे कि हाँ ये पोजीशन इसके लिए ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है? एम्प्लॉय टर्नओवर टू मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, उसके मिनिमाइज कर देते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एफिशिएंसीज के लिए, ठीक है? एनी डाउट? चले नेक्स्ट वे। ओके, ये थोड़ा बड़ा है, पढ़ते हैं, क्लियर होगा। सुरेश वर्क इन अ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक एक पॉइंट कर समझाती हूँ। सुरेश जो है बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है। ईच बल्ब विच इज मैन्युफैक्चर इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड क्वालिटी। स्टैंडर्ड साइज भी है और क्वालिटी भी है। Further, if there is any unrequired type of bulb manufactured, then its production is stopped. उसने कहा जब हमें अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब आ रहे हैं मैन्युफैक्चर, तो मुझे स्टॉप कर देना चाहिए अपने प्रोडक्शन को। लास्ट मंथ व्हेन द कंपनी केम टू नो दैट 10 watt bulb वर नो मोर लाइक बाय कस्टमर। जो लास्ट मंथ जो हमने 10 watt के बल्ब मंगवाए थे, वो लोगों ने जो कस्टमर्स ने पसंद नहीं कर रहे थे। द प्रोडक्शन वॉज स्टॉप, तो प्रोडक्शन क्या होगी? स्टॉप होगी। ही वर्क इन द परचेज डिपार्टमेंट, अब वो परचेज डिपार्टमेंट में काम करने लग गया। हिज जॉब इज टू परचेज द फिलामेंट्स रिक्वायर टू मेक बल्ब। अब उसका ये जॉब था कि वो फिलामेंट्स करेगा कि हाँ उसे बल्ब को बनाना है। This time when he purchases the filament to get the instruction from the seller that some special care needs to be taken the first start of the fixing the filament inside the bulb. अब इस टाइम पे वो परचेजेस कर रहा था फिलामेंट्स की कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं सेलर को। ही गेट्स, वो सेलर से इंस्ट्रक्शंस लेता था कि हमें कैसे कैसे काम करना है, कुछ स्पेशल केयर नीड्स लेनी है, फर्स्ट स्टार फिक्सिंग फिलामेंट्स को कैसे इनसाइड द बल्ब काम करना है वो। सुरेश नो दिस द इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इमिडिएटली इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो भी इसको पता चलता था वो इमिडिएटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता देता था। बिफोर द असेंबलिंग प्रोसेस स्टार्ट, जब अगर कोई काम मतलब बल्ब स्टार्ट बनना शुरू हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो बता देता था। हाउएवर ही फाइंड that his company policy only allow him to give the message to his immediate boss who will further pass this message to his boss. अब पासिंग क्या है कि जो मैसेज है वो इमीडिएटली बॉस को जाकर फर्दर कर देता था टिल रिचेज द डिज़ायर पर्सन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब वो पास करता था सारे मैसेज, वो सारे के सारे हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाता था। विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड हेयर, ऐसा कौन सा टेक्निक्स मैंने पढ़ाई थी, आपको याद होगा। टेक्निक बतानी पहले तो। आल्सो नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हेयर बाय द कंपनी। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल का नेम भी बताना है, कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का यूज हो रहा है। अब विच ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल टू सुरेश सिंस द मॉर्निंग इज नॉट अलाउइंग हिम टू इंटरैक्ट विद द कंसर्न वर्कर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब कौन सा ऐसा कंसर्न किया जा रहा है डिपार्टमेंट में जो न्यू अवेलेबल हुआ है कंपनी में, हम उसको अलाउ नहीं करें, इंटरैक्ट नहीं करें वर्कर से, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्शन वर्कर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग कंसर्न ही नहीं करेंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, तो क्या काम हो पाएगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन है? जल्दी से बताओ, कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जा रही है? पहले तो उससे टेक्निक पूछा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ो, देन टेक्निक बताओ मुझे। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है इसमें।
जल्दी से बताओ, पहले तो टेक्निक बताओ देन प्रिंसिपल बताना। टेक्निक ऐसी कौन सी यूज़ की जा रही है जहाँ पर कि हम लोग अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पर यूज़ की जा रही है, कौन सी ऐसी टेक्निक, जो मैंने आपको 5 टेक्निक्स पढ़ाई थी उसमें से एक बतानी। जल्दी बताओ। ठीक है, आंसर देखते हैं। द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ फॉलोड हेयर इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्यों? क्योंकि जो एक बल्ब है मैन्युफैक्चर हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ किया जाता है, रूल ऑफ थंब, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन मैंने बताया था कि टेलर वाज ardent supporter of standardization. According to scientific method we used to analyze method of, कि हमें पता होना चाहिए हमें कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे करना है ताकि हम लोग उस चीज़ को बेच सकें। जब हमें कुछ मेथड्स ही नहीं पता होंगे तो हम लोग काम कर लेंगे नहीं। तो हमें बल्ब का स्टैंडर्ड साइज, क्वालिटी ये पता होनी चाहिए। देन सिंप्लीफिकेशन में क्या, फर्दर इफ देयर एनी अनरिक्वायर्ड, जो अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके अंदर प्रोडक्शन रुक गई है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पे यही एम होता है कि आपको उसके वेराइटी, साइज, डिमेंशंस को पता होना चाहिए। अगर वो गलत है, अननेसेसरीज कर रही है प्रोडक्ट्स के साथ, टूल्स ख़राब हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहाँ पर स्टॉप हो गई है, काम इनका अच्छा भला चल रहा था अब नहीं चलता। नोकिया ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, ये सारी की सारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, उन्होंने यही सारे मेथड्स पहले यूज़ अगर करे होते तो आज ये कंपनी, आज ये मार्केट में खड़े होते हैं। इसलिए इन्होंने नहीं चला क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट्स ही ऐसे थे, एविडेंट ऑफ देयर लार्ज स्केल इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट। ठीक है, अब प्रिंसिपल कौन सा यूज़ किया जा रहा है, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि जो पॉलिसीज़ है जो हम लोग इमिडिएटली अपने बॉस को दे रहे हैं डायरेक्ट, हम लोग ओनली अलाउड टू गिव द मैसेज टू हिज इमीडिएट बॉस हु विल फर्दर पास दिस मैसेज टू हिज बॉस। आप डायरेक्टली उसके पास जाओगे, मतलब आपको अगर अर्जेंट काम है, मैंने आपको बताया था स्केलर चेन क्या होता है, आप डायरेक्टली बॉस के पास न जाकर आप सीधा मैनेजर के पास जाते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको जाकर बता देते हो, वो डायरेक्टली जाकर बॉस को बता देता है। तो अब ये सुरेश के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, जब वो बॉस के पास ना जाकर वो डायरेक्टली मैनेजर के पास जा रहा था, ये बताया था। अब ऐसा कौन सा उसने इसके अंदर जो यूज़ किया गया है, गैंग प्लान। गैंग प्लान क्यों यूज़ किया गया है कि मैंने आपको बताया था, अगर ए पर्सन है, ए के साथ साथ जो भी डी है, तो ये इसको अगर प्रॉब्लम है तो ये इसके पास जाएगा, ये जाएगा बॉस के पास। ठीक है, ये जाएगा डी के पास क्योंकि दिस इज़ अ गैंग प्लान सिचुएशन। इमरजेंसी अगर सिचुएशन जब आती है ना ऑफिस में, तो ये चीज़ यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ अगर कोई मुझे इमरजेंसी है तो मैं डायरेक्टली जाकर मैनेजर से बात कर लेता हूँ, वो जाकर अपने बॉस से एक्सप्लेन कर देगा। आप डायरेक्ट बॉस के पास ना जाकर आप मैनेजर के पास चले जाते हो। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। एनी डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एवरी ईयर अ मीटिंग इज ऑर्गेनाइज इन द लॉन ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। हर साल मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है लॉन में ओनर ऑफ द कंपनी। In this meeting, the owner of the company grants some funds for the benefits of the families of the employees. The employees, on the other hand, never resist any changes or put excess demand. The general environment is company very supportive to the employee. The employee turnover ratio is very low. अब ये क्या कह रहे हैं कि मीटिंग हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है कंपनी में। मीटिंग जो है उन्होंने कुछ ग्रांट सम कुछ फंड्स के लिए रखी थी एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ के लिए।
एम्प्लॉयज़ ने अदर हैंड कहा कि हैंड नेवर रेसिस्ट एनी चेंज, कोई चेंजेस नहीं आए या कुछ भी नहीं हुआ है, डिमांड्स नहीं आई हैं। तो जनरली एनवायरनमेंट क्या होता था कंपनी का, वो सपोर्ट करती थी हमेशा एम्प्लॉयज़, चाहे पैसा आए ऑर्गेनाइजेशन में ना या ना आए, तो तब भी सपोर्टिव थी। जब भी टर्नओवर रेशियो लो जाती थी एम्प्लॉयज़ की, तो ऑलरेडी वो मैनेज करती थी। ठीक है, विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस हियर, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विल ईजली हियर। कौन सा ऐसा मैनेजमेंट इधर यूज़ किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाद में है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको बात जो बताना है, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब द कॉन्सेप्ट जो है आपका मेंटल रेवोल्यूशन, जो ओनर ऑफ द कंपनी वो हर चीज़ को ध्यान रख कर चलता है। मैंने आपको मेंटल रेवोल्यूशन बताया था ना, क्या होता है कि अगर हम लोग इन्वॉल्व कुछ चेंजेस कॉम्पिटिशन्स लाते हैं, ठीक है, आप उसको चीज़ को एलिमिनेट मत करो। मैनेजर और वर्कर में आपको एक क्या होना चाहिए, कॉपरेट होना चाहिए। जब इन दोनों में कॉपरेट होगा तो ऑलरेडी बंदा अपने आप काम करने में इजी रहेगा। तो यही था मैनेजमेंट और वर्कर में, एम्प्लॉयज़ में, दोनों में क्या था, कॉपरेट था। तभी वो सपोर्ट करता था कि चाहे लो भी हो जाए तो वो कभी भी वो नहीं करता था। राइट, अब टर्न ओवर रेशियो अगर लो हो रही है तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होगा। राइट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, जब हम लोग पर्सनली शुड सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, अपना प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं कि हाँ इस पोजीशन के लिए ये बंदा स्टेबल है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फिक्स टेन्योर कर देते हैं। अब ये क्या था, टर्नओवर रेशियोज हमारी इंक्रीज़ हो रही थी। द इंक्रीज इन रेशियो इज़ नॉट गुड। जो इंक्रीज एम्प्लॉय की थी वो रेशियो गुड नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन, बट हमें क्या करनी थी, उसको मिनिमाइज़ करनी थी। जितना मिनिमाइज़ करोगे उतना हमारा काम भी ईजिली होगा। एनी डाउट? ठीक है, यही था 7th क्वेश्चन यही तक का था ना। ठीक है, 8th बात है। ठीक है, आज 8, 9, 10 ही करेंगे। ठीक है, 10 करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा वो भी ख़त्म होने वाला है। अप्रैल आज 28 हो गई, 29, तो 2 दिन में हम लोग इसको मे बी आपका परसों या मंडे तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। भटका एंटरप्राइजेज फेसिंग ह्यूज लॉसेस। अब भक्तव एंटरप्राइजेज बहुत सारे लॉसेस फेस कर रही थी। द ओनर ऑफ द कंपनी इज एन MBA पास आउट, इसने MBA करी हुई थी। इवन दैट मैनी थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर हैपनिंग विच आर इंडिकेटेड ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट द कंपनी। अब कुछ थिंग्स थी जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिख रही थी, जो हैपनिंग हो रही थी, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनी में हो रहा था, वो हमें दिख रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो स्पेसिफिक शेयरिंग ऑफ वर्क, कोई शेयरिंग ऑफ वर्क था ही नहीं। एंड एनी टाइम एनी एम्प्लॉयज़ इज़ आस्क्ड टू डू एनीथिंग, मतलब कोई टाइमिंग ही नहीं था कि एम्प्लॉय कब काम कर रहा है कब नहीं, कोई टाइमिंग ही नहीं है। टाइमिंग वो होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइमिंग, अब कभी भी पूछ रहा है कभी भी कर रहा है वो। Says late, this has led to wastage of efforts waste हो रहे थे। Further, due to negligence in proper work sharing, there has been no specialization, कोई specialized development था ही नहीं कि वो अपना काम job done by the employees, बस उन्होंने जो काम दिया अपने accordingly कर लिया, नहीं कर लिया। There are no clear and fair agreement between the workers and फेयर और क्लियर ही नहीं थे मैनेजमेंट और वर्कर्स में। जब फेयर और क्लियर ही नहीं होंगे तो क्या मैनेजमेंट कर पाएगी, नहीं। दिस हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वर्कर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस थी। मैनेजमेंट हैज़ क्वाइट ऑफ्टन बीन फाउंड टू बी इग्नोरेंट टू फुलफिलिंग प्रोमिसेस, जो प्रोमिसेस थे उसने डन किए थे वो सब इग्नोर कर रहा था। देर आल्सो नो स्ट्रिक्ट, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स ही नहीं थी, रेगुलेशंस ही नहीं थे, तो बिल्डिंग ऑन द कंडक्ट ऑफ द वर्कर्स, तो काम क्या होएगा जब रेगुलेशंस ही नहीं है, रूल्स ही नहीं है, तो काम हो सकता है, नहीं। द डिपार्टमेंट हेड हु आर द मिडल लेवल मैनेजर इन द कंपनी
एंड होल्ड की पोजीशन ऑलवेज फेवर देयर रिलेटिव्स, वो हमेशा फेवर करता था अपने रिलेटिव्स। मिडिल लेवल मैनेजर था, सारा का सारा होल्ड की पोजीशन जो थी फेवर करता रिलेटिव्स। दे क्वाइट ऑफन डोंट टर्न अप फॉर जॉब ऑन टाइम, कभी भी अपना कोई जॉब ऑन टाइम पे काम नहीं करता था। देर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ स्पेशल रिलैक्सेशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, स्पेशल रिलैक्सेशन से देखते थे वो। से लेड टू फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज हु आर आल्सो डिमांडिंग स्पेशल फेवर एंड थ्रेटनिंग स्ट्राइक इन द कमिंग डेज पे जो भी हो रहा था वो सब खराब ही हो रहा था। अब हमें 3 प्रिंसिपल ऑफ वॉल बताने वाले थे, हमें कुछ पता चला था इसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशंस नहीं है, काम ही शेयर नहीं हो रहा। तो पहला ही क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा था, कोई क्लियर ही नहीं है, फेयर ही नहीं है एग्रीमेंट्स के साथ। तो मैंने आपको बताया था जब क्लियर ही नहीं है, फेयर नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो क्या ही हमें पैसा देगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपनी वर्ड से काम करे, कोई रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट क्या है कि वो अपने मैनेजमेंट को कैसे कर रहा है, होल्ड कर रहा है, सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं भाई। ये नहीं कि आप इंटरेस्ट लो, प्रायोरिटी लो ऑन एंड ओनली इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फ्यूल। हर वर्कर को इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी कंपनी में, जहाँ पे भी वो काम कर रहे, जहाँ पे भी उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे उसको होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो रहा था। क्लियर है, पढ़ो जल्दी से, ये 2 ख़त्म कर कर ख़त्म करते हैं, जल्दी से पढ़ दो। रमेश इज़ द ओनर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ये प्रिंटिंग प्रेस का ओनर है। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ increased during the recent past. There are many employees who work in the organization. The organization is considered good and has earned a lot of reputation in the market. ओनर था, प्रिंटिंग प्रेस का काम चलता था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ ये लोग बढ़ा रहे थे, और जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कंसीडर करती थी वो गुड थी, अर्न करने में उनकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी सी। However, when it come to the making key decisions, जो key decisions थे organizations के, वो सारे के सारे many things he never consider, कभी भी consider नहीं करते थे अपने opinions को, कि जो भी हमारे opinions है वो कभी भी considers नहीं करते थे subordinates को। Even through the size of the organization has increased, yet tries to take all the key decision on his own. तो ये क्या करते थे कि अपना साइज बढ़ाना चाहते थे अपने अकॉर्डिंगली, कि हाँ हमें अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है वो हमें बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करते थे, ये अपने साइज़ को बढ़ाना है। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है फ्योल का, वो हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या चीज़ है यहाँ पे बताओ। सब कुछ हो रहा है, साइज भी बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी कंपनी का, अच्छे से काम भी, उनकी रेपुटेशंस भी अच्छी हैं, कंपनीज में लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डिसीजंस भी ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे से, सबऑर्डिनेट से ओपिनियंस लेकर। ठीक है, बिना ओपिनियन के कोई भी काम नहीं करते हैं यहाँ पे, तो हर चीज़ के की डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल अगर हम लोग बताएं तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कॉमन है, कि इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। there's a need to balance between the centralization and decentralization. जब इन दोनों के बीच में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इज मेकिंग ऑल द डिसीजंस ऑन हिज ओन, गिविंग एनी डिसीजन, मेकिंग ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट। आप सबऑर्डिनेट मतलब आप दोनों को साथ लेकर चलोगे तो ऑलरेडी ऑथोरिटीज़ भी मिलेंगी, आप दोनों को डिसीजंस लोगे, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, और साथ साथ डिस्पर्शन करोगे, देन 1% इज नॉन है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, एक नीड्स होनी चाहिए कि दोनों मिलकर काम करें। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि हाँ आपने इसको एक ऑथोरिटी दे दी, उसको एक ऑथोरिटी दे दी, नहीं, दोनों को ऑथोरिटी भी दो, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है, मोहन वर्क ऑन द फ्लोर ऑफ a manager, a mall as a manager. He's worked
very hardworking but is unable to produce result for his organization. His target for last month was sale of 10 lakh रुपये. उसका 10 लाख का टारगेट था. मॉल में काम करता था मैनेज एज अ मैनेजर. बहुत हार्ड वर्किंग था. उसका टारगेट हर महीने का रहता था. उसका 10 लाख का था लास्ट फ्रॉम हिज फ्लोर. However, by the end of the month, the sale was only 8 lakh rupees. जब उसके लास्ट कुछ एंड ऑफ द मंथ में उसकी 8 लाख रुपए की सिर्फ सेल हुई. ही इज़ वेरी रेगुलर एंड टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू कंप्लीट द टारगेट. वो यही सोचते थे कि जो भी मेरे को टास्क दिया जा रहा है वो रेगुलर में कंप्लीट करूँ. हाउ स्टाफ जो उसके स्टाफ थे इज़ नॉट एज अ कॉम्पिटेंट एज इज हिमसेल्फ इज़. व्हेन ही ट्राई टू टेक एक्शन, जब वो एक्शन लेने जाता था वो अगेन डिसऑबिडेंट कर देते एम्प्लॉयज़, मतलब उनको चिल्लाने. तो वो टॉप मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता था कि ये सब भी करना है आपने. दे हैव नॉट गिवन हिम द पावर टू. आपको पावर नहीं थी, ठीक है, आपको पावर नहीं दी गई थी एम्प्लॉयज़ को कि आप उसके उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट हो, टेक एनी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट दैम. तो ऐसा कौन सा फ्लॉ था जो जिसने ये सब बताया था कि ये टेक एक्शंस ये सब नहीं करना है. तो ऑथोरिटी, जब तक ऑथोरिटी नहीं होगी, अगर जब तक ऊपर से ऑथोरिटी नहीं दी जा रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही, तब तक आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो. देखा, ही कांट टेक एनी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिज सबऑर्डिनेट. तो कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन वो ले नहीं सकता था. एनी डाउट? ठीक है, क्लियर है. अब मैं ये 10 क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कर लेना. मैं PDF अभी नहीं दे रही. PDF मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है. नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको PDF की फॉर्म में आपको पूरी PDF मिल जाएगी. आप इसको क्वेश्चन आंसर एक बार पहले ये कर लो. 30 क्वेश्चन है, 10 कर कर मैं ख़त्म करवा दूँगी चैप्टर. और हम कुछ एक्स्ट्रा और नहीं करेंगे, जो भी आएगा देख लेंगे एक बार. मैंने आपको कुछ क्वेश्चन तो बता ही देते जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो 1 मतलब 1 मार्क्स के में भी आ सकते हैं, या जो भी है वो पूछ सकते हैं. ओके, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी मे बी, तो आज की क्लास यहीं तक ओवर करते हैं. तो आप एक बार रीड आउट कर लेना. मैंने जो 3 पेज करवाए हैं आपको, 10 क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लो, उसके बाद हम आगे करते हैं. ठीक है, आई होप आज की क्लास क्लियर होएगी. सो वी विल मीट टुमारो. ओके, थैंक यू.